हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। तो इसके यहाँ पे हमने दो डेफिनेशन लिख दिए हैं, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहला डेफिनेशन दिया गया है वो ये है कि ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which a chemical substance is transformed into another chemical substance। इसका एक और डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है कि केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस एंड इट कांट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड्स। यहाँ पे कुछ कुछ फिजिकल मेथड्स के भी दिए गए हैं जिससे कि हम पुराना जो सब्सटेंस है वो दोबारा से रिवर्स्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक नया सब्सटेंस फॉर्म करता हो। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो ये हमें नया सब्सटेंस मिला ये दोबारा से रिवर्स नहीं हो। ठीक है, दोबारा से पहले वाला सब्सटेंस ना मिले किसी भी फिजिकल मेथड्स के द्वारा, तो इसी को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। आगे अगर हम इसके एग्जाम्पल का बात करें तो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, लोहा जंग लग जाता है, ठीक, केमिकल रिएक्शन हुआ। जंग लगे हुए लोहे को हम फिर से लोहे के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से रिवर्स नहीं हुआ। सिंपली आप समझना कि रिवर्स्ड जो चीज़ हम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम पेपर को बर्न करते हैं, जला देते हैं, तो जलने के बाद क्या हमें फिर से पेपर के फॉर्म में मिल जाता है? नहीं, तो उसको हम नहीं जला पाते हैं, इस मतलब दोबारा से हम पेपर नहीं बना पाते हैं, इसलिए उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं। देखो, केमिकल चेंज भी आपने पढ़ा हुआ होगा, तो केमिकल चेंज ही ये है, बट केमिकल चेंज क्या है, मतलब ये जो एक प्रोसेस हुआ ना, इस प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चाहे दही का जमना, ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन हुआ है। रिस्पायरेशन, ये भी केमिकल रिएक्शन है। डाइजेशन ऑफ फूड, ये भी केमिकल रिएक्शन है। कर्लिंग ऑफ मिल्क, यानी दूध का फट जाना, केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके लिए हमने एग्जांपल्स लिख दिए हैं। अब बर्निंग ऑफ कैंडल जो है ये फिजिकल और केमिकल दोनों चेंज में आता है। देखो, वैक्स का मेल्टिंग होना ये सिर्फ फिजिकल चेंज होता है, लेकिन अगर पूछ देगा कैंडल का बर्न तो ये होता है केमिकल चेंज। ठीक है, क्योंकि ये कुछ लिक्विड जो होता है वो CO2 हीट और लाइट के फॉर्म में हवा में उड़ जाता है, तो इस वजह से इसको केमिकल चेंज कहते हैं। चलो आगे हम समझते हैं दूसरी चीज़ों को और भी। आगे अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में समझेंगे। आप प्रॉपर्टीज़ कह लो या तो फिर ये समझ लो केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, या फिर केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसके बारे में समझेंगे। तो पहला अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स का बात करें, जिसमें आपको टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिया गया है चेंज इन स्टेट। केमिकल रिएक्शन के दौरान स्टेट में चेंज होता है, यानी कि सॉलिड में सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस कन्वर्ट होना, या फिर डायरेक्ट सॉलिड से गैस कन्वर्ट होना, इस तरह की चीज़ों को। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, मेनली ना एग्ज़ाम्पल याद करने हैं। जैसे चेंज इन स्टेट्स का आपका अगर एग्ज़ाम्पल पूछा जाए तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हमने दे दिया है कि एमोनिया गैस को अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ अगर हम रिएक्ट करते हैं तो इससे सॉलिड अमोनियम क्लोराइड हमें मिलता है। जैसे यहाँ पे देख लो, एमोनिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, NH3। इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका जो फॉर्मूला होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये HCl होता है। ये एक्चुअली में एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और इन दोनों का रिएक्शन करने से हमें मिलता है NH4Cl। ठीक है, तो अब ये जो NH4Cl हमें मिला है, तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या था, गैस के फॉर्म में, बट यहाँ पे ये हमें किसके फॉर्म में मिला है, सॉलिड के फॉर्म में। तो यहाँ पे स्टेट में चेंज हो गया, गैस से हमें स्टेट सॉलिड के फॉर्म में देखने को मिल रहा है, तो स्टेट में चेंजेज हुआ। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे एक और आपका एग्जांपल दिया गया है। जैसे आप जो कैंडल का वैक्स है वो सॉलिड के फॉर्म में होता है, उसको जब आप जलाते हो मोमबत्ती को तो वो पहले लिक्विड बनता है, फिर लिक्विड से गैस बनता है, तो ये क्या है, केमिकल चेंज है। बिल्कुल इसी तरह से जब आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्ट करते हो तो ये दोनों गैस होता है, लेकिन ये जो हमें वाटर मिलता है वो क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो यहाँ से ये गैस से लिक्विड बन गया। ठीक है, चाहे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्ट किए तो ये तो देखो ऑक्सीजन गैस था, बट यहाँ पे MgO हमें जो मिल रहा है वो सॉलिड के फॉर्म में मिल रहा है।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टेट में चेंजिंग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप लोग को फॉर्मूला बनाने में दिक्कत हो रहा होगा, जैसे यहाँ पे NH4Cl क्यों हुआ, यहाँ पे H2O क्यों हुआ, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट किए तो ये 2 कहाँ चला गया, या फिर Mg को O2 के साथ रिएक्ट किए तो ये 2 कहाँ चला गया। अगर आपको रिएक्शंस बनाने नहीं आ रहे होंगे तो कमेंट करना, मैं किसी एक पर्टिकुलर वीडियोज़ में आपको रिएक्शंस भी बनाने के लिए सिखा दूंगा कैसे हम रिएक्शंस को बनाते हैं, ठीक है। अगला जो प्रॉपर्टी है वो है चेंज इन कलर। कलर में भी चेंजिंग होता है केमिकल रिएक्शंस के दौरान। जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट ये जो होता है ये पर्पल कलर का होता है, बट इसमें जब साइट्रिक एसिड मिलाया जाता है तो ये कलरलेस हो जाता है। साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है, ठीक है, जिसमें खट्टे पदार्थ हैं उसमें साइट्रिक एसिड लगभग पाए जाते हैं, जैसे नींबू। तो पोटेशियम परमैंगनेट देखो पहले कौन से कलर का था, पर्पल कलर का, लेकिन जैसे इसमें साइट्रिक एसिड ऐड किया गया, नींबू इसमें अगर आप डाल देते हो तो ये कलरलेस हो जाता है। तो क्या केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या हुआ, कलर का चेंजिंग हुआ। इसी तरह से और भी यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिख दिए हैं। जैसे सिल्वर को अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ऐड करते हैं, जैसे ये जो सिल्वर होता है सिल्वरी वाइट कलर का होता है, तो जैसे ही ये हाइड्रोजन सल्फाइड के कॉन्टैक्ट में आता है तो ये सिल्वर सल्फाइड मिल जाता है, जो कि ये वाइट कलर से ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी यहाँ से इवॉल्व होता है। तो जैसे यहाँ पर भी ये जो Ag2S आया, कैसे आया, तो इसके लिए आपको एक अलग से फॉर्मूला बनाने के लिए सीखना पड़ेगा। तो नहीं आएगा बताना, मैं किसी एक पर्टिकुलर वीडियो में आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। और भी यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल लिख दिए। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल याद करोगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल को देख लो, जैसे कॉपर कार्बोनेट है, ये जो होता है कॉपर कार्बोनेट ग्रीन कलर का होता है। जब इसको हीट किया जाता है, हीट का देखो ये सिम्बॉल है, ठीक है, ट्रायंगल की तरह, इसको डेल्टा पढ़ा जाता है। एक बात और याद रखना कि कभी भी रिएक्टेंट साइड में, ठीक है, एरो के इस साइड वाला रिएक्टेंट कहलाता है, एरो की इस साइड वाला प्रोडक्ट कहलाता है। तो कभी भी रिएक्टेंट साइड में कार्बोनेट रहे, मतलब कहीं पर भी अगर आपको CO2 दिख जाए, ठीक है, तो हमेशा ये प्रोडक्ट में CO2 निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे से रिएक्टेंट में कार्बोनेट मिल गया, CO3 मिल गया, तो देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें CO2 मिला, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिला है। तो ये हर इक्वेशन में होता है, तो इसको एकदम रट लेना, इसको याद रख लेना। एक देखो रिएक्शन यहाँ से आप बनाने के लिए सीख गए होगे कि CO2 तो निकलेगा ही निकलेगा जब भी CO3 रहेगा। तो यहाँ पे ये ग्रीन कलर का था CO3, बट यहाँ पे जैसे ही इसको हीट किया गया तो ये ब्लैक कलर का हो गया, तो कलर में चेंज हुआ। ये दूसरा हमने एग्जाम्पल देखा। थर्ड यहाँ पे दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन का मतलब क्या होता है, तो प्रिसिपिटेट का मतलब होता है कि जब कोई भी रिएक्शंस वगैरह होता है ना, तो जैसे आप देखते होगे, एग्जांपल आप समझ लो, जैसे मान के चलो ये एक बीकर है, तो बीकर में क्या किया, हम थोड़ा सा मिट्टी लिए और इसके ऊपर डाल दिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि मिट्टी का कुछ पार्ट ना नीचे में बैठ जाता है, तो जो ये अंदर में बैठा हुआ पार्ट रहता है ना, इसी को कहा जाता है प्रिसिपिटेट। तो जब रिएक्शंस वगैरह होता है तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान प्रिसिपिटेट भी नीचे में कुछ इस तरह से बैठ जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि प्रिसिपिटेट क्या है, ये एक सॉलिड प्रोडक्ट है जो कि इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शन जब होगा ना तो ये एक इनसॉल्युबल सॉलिड प्रोडक्ट होता है, बस इतना समझ लो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, जैसे वही चीज़ हमने अभी एग्जांपल में बताया कि वाटर और सैंड का जब मतलब वाटर में जब हम सैंड मिलाए तो नीचे में जो भी सेटल्ड सैंड होगा ना, तो उसी को प्रिसिपिटेट कहेंगे। ऐसा नहीं कि सारा ही नीचे बैठ जाएगा, बहुत सारा घुल भी जाएगा, लेकिन कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो नीचे बैठ भी जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे देखो सोडियम कार्बोनेट है, अभी बताया हमने कि कार्बोनेट अगर रिएक्टेंट साइड में रहेगा तो प्रोडक्ट साइड में CO2 हमें मिलेगा ही मिलेगा, बट यहाँ पे हमें CO2 नहीं देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये CO3 है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे CO2 नहीं निकला हुआ है। तो ये जो Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, इसको हम वाशिंग सोडा भी कहते हैं या फिर सोडा ऐश भी कहते हैं। ये सोडियम कार्बोनेट केमिकल नेम हो गया, और ये वाशिंग सोडा या फिर सोडा ऐश है, ये है कॉमन नेम। तो हमें कॉमन नेम और केमिकल नेम भी याद रखना है। ये एसिड बेसिस एंड साल्ट्स में इसके बारे में, फॉर्मूला के बारे में और अच्छे से आप पढ़ोगे। तो ये हम यहाँ पे पढ़ रहे थे प्रिसिपिटेट किस तरह से बैठता है। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि ये एक रिएक्शन हुआ जिससे कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये इसको हम लाइमस्टोन कहते हैं, ठीक है। ये कॉमन नेम है लाइमस्टोन, ऐसे आप केमिकल नेम बोलोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट।
तो ये एक प्रिसिपिटेट हमें मिल जाता है जो कि सॉलिड कलर का होता है। साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड भी यानी कि साल्ट भी हमें यहाँ से मिलता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे देख लो, जैसे बेरियम क्लोराइड है, इसको अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक हमें सॉलिड कलर का सॉलिड प्रिसिपिटेट मिलता है वाइट कलर का बेरियम सल्फेट, और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक गैस भी यहाँ से इवॉल्व होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक्वा सॉल्यूशन दिया गया है, तो एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। बहुत जगह आपने एक्वस देखा था, ठीक है, जैसे यहाँ पर भी दिया है। तो एक्वस का मतलब क्या है, जो वाटर में घुल जाए, ठीक है, जो वाटर में घुल जाता है पूरी तरह से, इसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ओके, हाँ चलो नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ दिया गया है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में जो चेंजिंग आता है ये दो तरीके से होता है। एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, एक एक करके इसको यहाँ पे हम समझते हैं। देखो सबसे पहले एक्सो का मतलब होता है एग्जिट। इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है इंडो का मतलब होता है इंटर, मतलब अंदर। मतलब ये एग्जिट मतलब बाहर, इंटर मतलब अंदर, और थर्मिक का मतलब हीट। मतलब कि यहाँ पे इसका एग्जिट मतलब समझ रहे हो कि टेम्परेचर जो बाहर जाए। इसमें क्या दिया है, इंडो यानी इंटर यानी टेम्परेचर जो अंदर आए। तो बस यही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, और इंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसमें जो हीट होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है यानी रिलीज्ड होता है केमिकल रिएक्शंस के दौरान, और इसमें केमिकल रिएक्शंस के दौरान हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, हीट इज़ एब्जॉर्ब ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे समझ लो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब भी हीट प्रोड्यूस्ड या फिर रिलीज होने का बात करो ना, तो आप समझ लेना कि जो हीट है वो कुछ इस तरह से इधर की ओर निकलेगा। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे ये जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसमें जो कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस वाटर है, इन दोनों का जो रिएक्शन होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हीट यहाँ से रिलीज कर रहा है। तो हीट रिलीज होना मतलब हीट बाहर की ओर आना। ठीक है, बाहर की ओर आना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अभी जैसे आप खाना बनाते हो, जैसे फूड कुकिंग कर रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है कि हीट सप्लाई हो रहा है, मतलब हीट अंदर की ओर आ रहा है। आप बोलोगे सर हीट तो बाहर जा रहा है, नहीं, हीट हम उसमें कर रहे हैं। देखो एक्सटर्नल हीट का जब आपको ज़रूरत पड़ेगा ना, जैसे खाना बनाने के लिए हमें हीट को गर्म करना पड़ता है, तो हमें एक्सटर्नल हीट का ज़रूरत पड़ता है, हमें हीट मतलब देना पड़ता है। तो अगर हीट अगर आप लोग को करना पड़ रहा हो, उसी को हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, यानी हीट जो है वो इस साइड रहेगा, हीट करने की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। और हीट ऑटोमेटिकली बाहर की ओर आएगा, मतलब रिलीज होगा, आपको हीट करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि चूना है, ये चूना का ही बात किया जा रहा है। ठीक है, ये चूना है। ठीक है, तो अगर चूना को अगर आप पानी में ऐड कर देते हो तो आपको हीट करने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ये गर्म हो जाता है। ठीक है, और मतलब हीट जो होता है वो रिलीज होता है, ये बाहर की ओर निकलता है। तो बस यही हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन। समझ में आ गया होगा क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इंडोथर्मिक रिएक्शन है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे हमने 2-3 दे दिए हैं। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया गया है इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब गैस का इवोल्यूशन होता है, मतलब इवॉल्व होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख लो, जैसे यहाँ पे मान के चलो, इसको छोड़ दो, ये वाला एग्जांपल मत लिखना, ठीक है, क्योंकि इसमें गैस इवॉल्व नहीं है। ये वाली यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो इससे NaCl तो मिलता ही है। NaCl के साथ साथ जैसे हमने पहले की क्वेश्चन में बताया था कि जब भी कार्बोनेट रहेगा तो हमें प्रोडक्ट में CO2 मिलेगा ही मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस है। तो यहाँ पे देखो गैस इवॉल्व हो रहा है। चाहे आयरन को अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे 4 छूट गया है, ठीक है, H2SO4 होगा। तो आयरन जब हम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ यानी हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो इसे फेरिक सल्फेट और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होता है। तो बस यही कुछ रिएक्शंस है जो कि आप लोग को याद रख लेना, ठीक है, कि ये 5 तरह के कुछ प्रॉपर्टीज़ थे, ये 5 प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रख लेना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होता है तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
तो इसमें हमें दो चीज़ पढ़ना है, पहला तो है रिएक्टेंट और दूसरा है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? तो सब्सटेंसेस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। मतलब वैसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान इन्वॉल्व होते हैं, मतलब जिनके जिनके बीच में केमिकल रिएक्शंस होता है, तो उन्हीं को रिएक्टेंट कहा जाता है। ऊपर में भी हमने आप लोगों को बताया था, मतलब कि एरो के इधर साइड वाला सारा क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट। और जो भी हमें नई सब्सटेंस फॉर्म्ड होके मिलते हैं, तो नई सब्सटेंस जो हमें मिला ये हो गया प्रोडक्ट। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे अब हम समझते हैं। अब आगे यहाँ पे एक टर्म दिया गया है केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा, तो इसी तरह से ये केमिकल इक्वेशन क्या है? तो जो भी केमिकल रिएक्शंस के हमने जिसके बारे में पढ़ा, केमिकल रिएक्शन के बारे में जो हमने पढ़ा, तो उसको सिंबल्स और फॉर्मूला के रूप में दिखाना। मतलब केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है केमिकल रिएक्शंस का। ठीक है, किस फॉर्म में? तो सिंबल्स और फॉर्मूला के फॉर्म में। जैसे कि अगर हमें सिंपली अगर रिएक्शंस के बारे में लिखना रहेगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज़ रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन गैस गिव्स वाटर। तो ये सिंपल रिएक्शन हो गया कि हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इससे हमें वाटर मिलता है। बट इसी को अगर हम सिंबल और फॉर्मूला के रूप में दिखाते हैं, जैसे हाइड्रोजन को हमने फॉर्मूला लिख लिया H2, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिख लिया हमने O2, यहाँ पे हमें जो मिला वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें मिला H2O, तो वाटर का हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर्मूला लिख दिया, साथ ही साथ इसमें देखो तो हमने सिंबल भी लिखा हुआ है। जैसे हाइड्रोजन क्या है? ये गैस है, तो यहाँ पे गैसेस का सिंबल लगा दिया। ऑक्सीजन गैस है तो गैस का सिंबल लगा दिया। वाटर लिक्विड है तो यहाँ पे L का सिंबल लगा दिया। तो इस तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक या फिर फॉर्मूला के रूप में लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब आगे हमें यहाँ पढ़ना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड दूसरा हमें पढ़ना है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो जैसे मान के चलो ये एक रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट है, जैसे इसमें पहला एलिमेंट Zn है मतलब जिंक है, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है, तीसरा एलिमेंट सल्फर है, चौथा एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो रिएक्टेंट साइड में जितने भी एलिमेंट्स के जितने भी नंबर ऑफ़ एटम्स होंगे, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ़ एटम्स उतने ही होंगे। अब कहने का क्या मतलब हो गया? जैसे इसमें मान के चलो जिंक का नंबर ऑफ़ एटम्स 1 है, तो यहाँ पर भी जिंक का नंबर ऑफ़ एटम्स 1 है। इसमें हाइड्रोजन का नंबर ऑफ़ एटम 2 है, इसमें देखो तो हाइड्रोजन का नंबर ऑफ़ एटम 2 है। इसमें सल्फ़र का नंबर ऑफ़ एटम 1 ही है, तो इधर भी सल्फ़र का नंबर ऑफ़ एटम 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर ऑफ़ एटम 4 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का नंबर ऑफ़ एटम 4 है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट हैं, सभी एलिमेंट्स के नंबर ऑफ़ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल है। इसी को कहा जाता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इसी का अपोजिट हो गया कि अगर इक्वल नहीं रहा तो वो हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से UN हटा देना। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। ओके, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जो यहाँ पे देख लो, ये हो गया अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जिसमें दोनों साइड बराबर नहीं रहेगा, प्रत्येक एलिमेंट का नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे इसमें देखो, जैसे इसमें सोडियम जो है वो 2 है। ठीक है, सोडियम 2 है, तो इस वजह से इसमें आप देखो तो इधर सोडियम 1 ही है, इधर सोडियम 2 है, तो नंबर ऑफ़ एटम सोडियम का 2 हो गया, इधर 1 हो गया, तो ये तो बैलेंस्ड है नहीं, इसलिए इसको अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। और एक बात और याद रखना कि अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को ही स्केलेटल रिएक्शन भी कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि क्यों अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करने की ज़रूरत पड़ती है? तो ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के वजह से अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे एक सवाल और आ सकता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? तो ये आपने क्लास 9th में ही पढ़ा हुआ होगा, जिसमें मैटर ना ही तो बनता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है। ऐसे रिएक्शंस को हम कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस भी केमिकल रिएक्शन में मैटर ना तो क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा, तो उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमें ना यहाँ पे बैलेंस्ड करने के लिए सीखना है कि हम किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस्ड करेंगे। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है Mg, ठीक है, यहाँ पे है O,
यहाँ पे है MgO। तो रिएक्शन कैसे बनेगा मैं आगे के वीडियोज़ में आप लोगों को बताऊँगा। फिलहाल यहाँ पे हमें बैलेंस करना है। तो सबसे पहले देखो बैलेंस करने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को लिख लेना। जैसे एक इधर Mg है, फिर ऑक्सीजन है, ठीक है, और तो कोई इधर एलिमेंट्स है नहीं, चाहे इधर नहीं है, मतलब इधर जो होगा उधर तो वही होगा ना। चलो तो आगे अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मैग्नीशियम इधर टोटल कितना है, एक है, इधर मैग्नीशियम टोटल कितना है, एक ही है। तो मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, ठीक है, मैग्नीशियम चलो बैलेंस्ड हो गया। अब इधर ऑक्सीजन का नंबर ऑफ़ एटम 2 है, इधर ऑक्सीजन का नंबर ऑफ़ एटम 1 है, इधर 2 है, इधर 1 है। अब बताओ दोनों को बैलेंस कैसे कर सकते हो, तो मल्टीप्लाई करके बैलेंस्ड करना होगा। जैसे इसमें 2 है तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी 2 हो जाएगा, तो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, आगे में 2 लगा देंगे, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आगे में 2 लगा देना है। ओके ओके, यहाँ पे 2 लगा दिए। चलो अब मैग्नीशियम बैलेंस्ड हो गया। सॉरी, अभी हमने क्या बैलेंस्ड किया, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन अभी बैलेंस्ड कर रहे थे ना, ऑक्सीजन इधर 2 हो गया, यहाँ पे 2 1 2, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, फिर से ऊपर से चेक करना है कि मैग्नीशियम बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो इस साइड में रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 2 है। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, फिर से हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2 हो जाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम 2 लिख दिए तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी 2 हो गया, यहाँ पर भी मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 1 2 है। तो इस तरह से ये बैलेंस्ड हो गया। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम इसको बैलेंस्ड करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है एक और दूसरा एटम ऑक्सीजन है, ठीक है। अब इसके बाद हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन चलो बैलेंस्ड है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 1 ही है। तो ऑक्सीजन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। इधर 2 है, इधर 1 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस्ड हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। अब इस तरह से अगर आप देखोगे ऊपर में जैसे हमने कहा था, फिर से दोबारा से आपको हाइड्रोजन को देखना है, हाइड्रोजन को फिर से बैलेंस करना है। तो इधर हाइड्रोजन 2 हो रहा है, इधर हाइड्रोजन 4 हो गया, ठीक है, 2 इधर 4, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी तो 4 होगा। तो इसको 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आगे में यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है, आगे यहाँ पे 2 लग जाएगा, यहाँ पे इस तरह से 2 लगा देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 लगाए थे ना, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, यहाँ पर भी 4 हो गया। ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 है, 2 1 जा 2, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 2 है। तो इस तरह से ये भी बैलेंस्ड हो गया। अब यहाँ पर ये एक क्वेश्चन और है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग ट्राई करना और कमेंट चाहो तो कर सकते हो इसमें बैलेंस्ड क्या होगा, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि हमारे NCERT बुक में है, इनको भी बैलेंस करने का कोशिश करना और कमेंट करके आप चाहो तो बता सकते हो। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस के यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए गए हैं। जैसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक, थर्ड है फोटोलाइटिक। इसमें हमें 2 रिएक्शंस और पढ़ना है, एक है ऑक्सीडेशन और दूसरा है रिडक्शन। बस इतना पढ़ लेते हो आपका चैप्टर भी पूरा ख़त्म हो जाएगा। एक एक करके हम सभी रिएक्शंस के टाइप्स को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जब 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करता हो, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। मतलब 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे एग्जांपल देख लो, यहाँ पे 2 इधर क्या है, 2 रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट साइड में एक ही है, तो एक ही प्रोडक्ट साइड में यहाँ पे रहना चाहिए, ठीक है। तो सिंगल प्रोडक्ट अगर फॉर्म करता हो 2 या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके, तो इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर भी आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट्स दिए गए हैं, बट यहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो 2 रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, दैट मीन्स कि ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, तो इसी का जस्ट अपोजिट समझ लो। जैसे इसमें क्या हम कर सकते हैं कि दोज केमिकल रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू
प्रोड्यूस्ड टू और मोर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मतलब इसी का अपोजिट, इसमें क्या होगा कि रिएक्टेंट साइड में ये एक ही रहेगा, बट प्रोडक्ट साइड में दो या फिर यहाँ पे दो से ज़्यादा प्रोडक्ट ये फॉर्म कर सकता है। इसका एग्जांपल हमने नीचे लिखा हुआ है। फिलहाल मैं आपको यहाँ बता दूँ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप के होते हैं। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा है इलेक्ट्रोलाइटिक और थर्ड है फोटोलाइटिक। अब देखो नाम से पता चलता है डिकम्पोजिशन होना, डिकम्पोज होना ना हो जाना। एक रिएक्टेंट डिकम्पोज होके दो या फिर दो से ज़्यादा प्रोडक्ट वो फॉर्म करेगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन का बात करें तो इसको याद रखना, ये हीट से रिलेटेड है। मतलब इस रिएक्शन में क्या होता है कि इन दिस रिएक्शन डिकम्पोजिशन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग। मतलब जब हम किसी कंपाउंड को हीट करते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है। जैसे देखो यहाँ डिकम्पोज होके CaO और CO2 हमें मिल गया, हीट किया गया। ठीक है, इसी तरह से कॉपर कार्बोनेट को हीट किया जा रहा है तो कॉपर ऑक्साइड और CO2 मिल रहा है। ओके, तो ये एक चीज़ यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि CO3 है, इस वजह से यहाँ पर भी CO2 है, यहाँ पर CO3 है, इस वजह से यहाँ पर भी CO2 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये देखो डिकम्पोज हुआ। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर अगर हम दूसरा टाइप का बात करें जो कि है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है। जैसे वाटर में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखो दो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है एक सिंगल रिएक्टेंट से। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम और तीसरे रिएक्शन का बात करें जो कि है फोटोलाइटिक या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये सनलाइट का यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होता है कि सनलाइट के कारण रिएक्शन होता है। जैसे सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखें, बाहर छोड़ दें, तो इससे क्या होगा कि सिल्वर और क्लोरीन अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सिल्वर क्लोराइड क्या हुआ, डिकम्पोज हो गया। ओके, तो यहाँ पे 3 टाइप हमने पढ़े। अगला यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में दिया गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो वैसे रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर लेता हो लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को किसी कंपाउंड में, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अभी जैसे यहाँ पे जो एक एग्जांपल ले लो, मान के चलो A एक एलिमेंट है, ये BC एक कंपाउंड है। तो मान के चलो ये जो B है ये लेस रिएक्टिव है और A जो है वो मोर रिएक्टिव है। तो ये A क्या करेगा, B को हटा देगा, मतलब B के जगह पे ये आ जाएगा। देखो B के जगह पे आ गया, मतलब B को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया और A इसके पास आ गया, क्योंकि A ज़्यादा रिएक्टिव था। ठीक है, अगर ज़्यादा रिएक्टिव रहा तो, अगर फिर यही लेस रिएक्टिव रहता तो फिर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता था। और B देखो यहाँ पे इस तरह से बाहर में हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो, जैसे आयरन है और यहाँ पे कॉपर है। तो आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव मेटल होता है कॉपर से। अब ये कैसे आप याद करोगे, तो ये मेटल और नॉन मेटल में आप लोग को एक रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ना है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, याद करने का भी एक तरीका होता है कि केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है और हाई कोर्ट है आपका, इस तरह का एक याद करने का ट्रिक है। तो वो मैं आपको मेटल और नॉन मेटल में पढ़ाऊँगा। तो यहाँ पे जो Fe है मोर रिएक्टिव मेटल है कॉपर से, तो इस वजह से कॉपर को ये डिस्प्लेस कर लिया Fe और कॉपर बाहर हो गया। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी इस रिएक्शन को दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पे आयंस के बीच में एक्सचेंज होता है दो कंपाउंड में। ठीक है, दो कंपाउंड के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है। जैसे यहाँ पे देख लो ABCD, तो यहाँ पे देखो A D के साथ आ गया और B C के साथ आ गया, तो यहाँ पे आयंस का एक्सचेंज हुआ। जैसे अगर बेरियम का बात करें तो बेरियम में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन में 1 नेगेटिव चार्ज होता है। इसी तरह से सोडियम में 1 नेगेटिव चार्ज होता है और SO4 में 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है। Na में 1 पॉजिटिव चार्ज होता है और SO4 में 2 नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो इसमें आयंस के बीच में एक्सचेंज क्या होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा। जैसे बेरियम में जो था ये इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज हुआ था और SO4 में जो था इसमें 2 नेगेटिव चार्ज था। ये तो पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव एक साथ आ नहीं सकता है, तो इसी वजह से Ba और SO4 देखो यहाँ एक साथ हो गया है और NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो देखो यहाँ पर भी नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ आ गया है। तो आयंस के बीच में इस तरह से एक्सचेंज होता है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी समझ में आ गया होगा।
अगला यहाँ पे टाइप दिया गया है, ये भी केमिकल रिएक्शंस का ही एक टाइप है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन समझ लो। ऑक्सीडेशन जिसको हम ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं, तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें या तो ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है किसी सब्सटेंस में, या तो हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। ठीक है, या तो ऑक्सीजन को आप ऐड कर दो या तो हाइड्रोजन को रिमूव कर दो किसी सब्सटेंस में, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल देख लो, यहाँ पर समझाया गया है। जैसे यहाँ पर देखो कॉपर और Cu में क्या हुआ कि ऑक्सीजन को यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होगे कि Cu में ऑक्सीजन को ऐड कर दिया। ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, इस वजह से इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। या तो फिर हाइड्रोजन को रिमूव करना, जैसे यहाँ पे NH3 है, तो NH3 में से यहाँ पे देख रहे होगे कि जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ये रिमूव्ड हो गया है। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, अलग हो गया, नाइट्रोजन से देखो अलग हो गया है। तो जब इस तरह से अलग हो जाएगा, या फिर ऐसे भी आप समझ सकते हो कि यहाँ से हाइड्रोजन हट के सिर्फ नाइट्रोजन बच गया है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो, तो इसी को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। जबकि रिडक्शन इसी का अपोजिट है, इसको हम रिडक्टेंट या फिर रिड्यूस्ड भी कहते हैं। ठीक है, वैसे केमिकल रिएक्शन जिसमें या तो हाइड्रोजन ऐड हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होगा। एडिशन रिएक्शन में क्या था कि ऑक्सीजन ऐड हुआ था, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होगा, ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लो, मैग्नीशियम में देखो हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो हाइड्रोजन ऐड होगा तो वो होगा रिडक्शन। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो ऑक्सीजन रिमूव हो गया, जब ऑक्सीजन रिमूव होगा तो इसको कहेंगे हम रिडक्शन। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन या तो रिमूव हो या तो हाइड्रोजन ऐड हो, तो इसको हम रिडक्शन कहेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन का ठीक अपोजिट। तो यहाँ पे शॉर्ट में भी हमने लिख दिया है कि या तो एडिशन करो ऑक्सीजन का, या तो हाइड्रोजन करो रिमूव, ये हाइड्रोजन करो मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करो तो ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन में या तो हाइड्रोजन रिमूव करो या तो या तो हाइड्रोजन ऐड करो या तो ऑक्सीजन रिमूव करो। ठीक है, अब अगला यहाँ पे एक और टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दिया गया है, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो ये रेडॉक्स रिएक्शन मतलब बिल्कुल ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तरह आप समझ सकते हो कि वैसे केमिकल इक्वेशन जिसमें रिडक्शन भी हो और ऑक्सीडेशन भी हो। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन रिमूव भी करे, ऑक्सीजन ऐड भी हो, हाइड्रोजन रिमूव भी करे, हाइड्रोजन ऐड भी, मतलब इस तरह का होगा, तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया, तो ऑक्सीजन जब रिड्यूस होके देखो ऑक्सीजन रिडक्शन होके Cu बच गया, तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ यानी कि ये रिडक्शन हुआ। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन ऐड हो गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन देखो यहाँ पे ऐड हो गया यानी ऑक्सीडेशन हुआ। तो वैसा रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होगा तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक यहाँ पे दिया गया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। देखो इसको याद करने का एक मैं सिंपल आपको तरीका बताता हूँ। ऐसे मैं आपको बताने जाऊँगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो इसमें अब और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो सकते हो। तो मैं आपको इसमें शॉर्ट तरीका बताता हूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो गया, आप उल्टा समझ लेना, इसे ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है बट ये रिडक्शन होता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप रिडक्शन समझ लेना और रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडेशन समझ लेना, बस हो गया सिंपल। अभी जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था कि ऑक्सीजन को यहाँ पे हटा दिया था, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ था, इसी को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब रिडक्शन को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन को रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, जैसे यहीं पे देख लो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने पता चल गया। अब रिड्यूसिंग एजेंट का यहाँ पे देख लो, जैसे कि ऑक्सीजन देखो हाइड्रोजन में ऐड हो गया, हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाया। तो जब ऑक्सीडेशन किसी रिएक्शन में होता है तो उसी को हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो H क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, H2 रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, इसको याद करना। अब देखो ये आपके होमवर्क के लिए, आप इसमें पता करके बता सकते हो कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। बस अब एक लास्ट दिया गया है कैटलिस्ट क्या होता है। तो कैटलिस्ट क्या होता है, ये भी बहुत ही सिंपल है। कैटलिस्ट का मतलब मैं आप लोग को यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे सपोज़ कर लो कि कोई भी एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे सपोज़ करो यहाँ पर हमने एक बीकर ले लिया, इसमें वाटर डाल दिया और इसमें कुछ भी केमिकल वगैरह डाल दिया जिसका हम यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। अब अगर हम इसके मतलब
इसके ऊपर में हम चाह रहे हैं कि इस रिएक्शन को थोड़ा सा तेज़ी से करें, मतलब इसके रिएक्शन को अगर हम फास्ट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हम कोई भी एक सब्सटेंस ऐड करते हैं जिससे कि रिएक्शन जो है वो तेज़ी से होता है, ठीक है। लेकिन ये जो सब्सटेंस हम ऐड कर रहे हैं ना, तो ये अपनी क्वांटिटी को लूज़ नहीं करता है, ठीक है, ये अपनी क्वांटिटी को कंज्यूम नहीं करता है। तो बस इसी को हम कहते हैं कैटलिस्ट, यानी कि वैसे सब्सटेंसेस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करे विदाउट इटसेल्फ बीइंग कंज्यूम्ड, बिना खुद को कंज्यूम्ड किए हुए, तो बस इसी को हम कैटलिस्ट कहते हैं। तो चलो चैप्टर हमने आप लोगों का कंप्लीट कर दिया है। अगले वीडियोस में हम आगे के भी चैप्टर्स को पढ़ेंगे, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके ला रखना। आप सभी लोग को एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक, एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।